कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों से मेरी मुलाकात मंगलवार के दिन होती है और इस दिन एक समागम चल रहा है, व्याकरण से लेकर साहित्य तक के प्रश्नों का समागम जो मैं लेकर उपस्थित होता हूं। और आप लोगों के आग्रह पर यह सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इस महत्वपूर्ण क्लास का आनंद ले सके। एक बार फिर से सब लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े। और आइए थंबनेल पर एक विचार करते हैं हम। यूपीएससी 2025 एक क्लास सब खलास, व्याकरण से लेकर साहित्य तक का सफर, व्याकरण से लेकर साहित्य तक का सफर। और सीरीज का नाम हमने दिया है प्रतिभा की परख सीरीज। क्या दिया है? प्रतिभा की परख सीरीज। फिर भाई आनंद सर, तो आप पढ़िएगा व्याकरण से साहित्य तक के मर्म को समझिए। सब लोग ये संख्या बढ़ाइए, संख्या कम नहीं होनी चाहिए, अंत तक आपकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की जो श्रृंखला है वो वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और आपका है रस, छंद, अलंकार और साहित्य से प्रश्नों की भरमार है आज की सीरीज में। तो एक बार वीडियो को शेयर करिए। हम बढ़ते हैं आपके बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला पर। ये आ गया आपका पहला प्रश्न। भैया पहला प्रश्न आपका है तो ये वर्णमाला से है, बिल्कुल हैरान परेशान ना होइएगा, पढ़ते हुए चलिएगा और मेरे साथ जवाब देते हुए चलिएगा। प्रश्न क्या लिखा है पढ़िए। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? यानी कि हिंदी वर्णमाला में अंग अह को माना क्या गया है ये बताना है मेरे भाई। तो अंग अह को क्या माना गया? पहला ऑप्शन है, क्या इनको स्वर माना गया है? स्वर माना गया, या इनको व्यंजन माना गया, या इनको अयोगवाह माना गया, या क्या माना गया? संयुक्त व्यंजन माना गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए अपना उत्तर दूं उससे पहले कमेंट में छप छप के आ रहे हैं सबके उत्तर सही हैं और लिख क्या रहे हो अयोगवाह। तो अयोगवाह तो बता दिया, ये उत्तर आपका सही भी है। आइए इस पर हम परिचर्चा करते हैं। अयोगवाह कहते किसे हैं, क्या कंडीशन होती है, क्या फॉलो करता है तब ये अयोगवाह होता है। भैया देखिएगा अयोगवाह कैसे बना है। ये आपका आ और उसके बाद योग शब्द है, योग के साथ क्या है? वाह शब्द है। भैया आ यहाँ पे उपसर्ग के रूप में है। किस रूप में है? उपसर्ग के रूप में है। और योग क्या है? ये मूल शब्द है। क्या है मेरे भाई? ये मूल शब्द है। और वाह शब्द यहाँ पे प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूँगा। चर्चा सुनिएगा। उपसर्ग क्या होते हैं? कह दोगे गुरुजी ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। मूल शब्द हुआ और प्रत्यय क्या होता है? यह भी आपका शब्दांश होता है। भैया उपसर्ग जो है मूल शब्दों के पहले लगता है। कहाँ पे? ये पहले लगता है, ये मूल शब्दों के बाद में लगता है या पीछे लगता है। और आ का अर्थ मैं आपको बता दूं, आ का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। और यह हिंदी भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का है? हिंदी भाषा का उपसर्ग है। तो अब इसके शब्द पर हम चर्चा करेंगे। कहेंगे आ माने नहीं, योग माने जोड़, वाह माने ढोना या वहन करना। यहाँ पे वहन करना हम लिख सकते हैं वहन करना या देशज भाषा में ढोना। यानी कि जो बिना सहारे के वाहन नहीं किए जा सकते उनको हम अयोगवाह कहते हैं। अब बिना सहारे के वाहन क्यों नहीं होंगे उन बातों पर हम विचार करेंगे। जैसे भैया स्वतंत्र रूप से ये आपकी ये बिंदी शिरोरेखा के ऊपर वाली बिंदी ही क्या है? ये है। और उसके बाद ये है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। हमारी नाक का बजना
इस ध्वनि को संकेत करेगी और हमारे गले का बजना इस ध्वनि को संकेत करेगी। अगर इसको हम आ के सहारे से बोलेंगे तो हमारी ध्वनि निकलेगी अंग, और इस ध्वनि का उच्चारण हम इस आधार पे करेंगे तो ये क्या निकलेगा, अह, और एक समान ध्वनि निकलेगी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह। एक विद्वान थे, उनका नाम है पंडित किशोरीदास वाजपेयी। क्या नाम है भैया, उनका नाम है पंडित किशोरीदास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। तो ये वाजपेयी जी इसको क्या बताते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाने वाला व्यंजन। स्वर की सहायता से उच्चारित व्यंजन, उच्चारित व्यंजन कहा है इसको। और आपसे सीधे प्रश्न बनेगा, स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह को कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़े, स्वर किसे कहते हैं, ये भैया स्वतंत्र ध्वनि है। क्या है भैया, ये स्वतंत्र ध्वनि है। इनकी संख्या 11 होती है और व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित, स्वर की सहायता से उच्चारित जो हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें व्यंजन कहेंगे। और मूल व्यंजन कितने हैं भैया, मूल व्यंजन की संख्या 33 है और संचारी भावों की संख्या भी 33 होती है। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, हम यहाँ पे जानेंगे। क्या भैया, दो असमान व्यंजन जब होंगे, उनसे जब संयुक्त ध्वनि बनेगी उनको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कितनी है, संयुक्त अक्षर संयुक्त की 4 है। और 4 कौन कौन से हैं भैया, सा और रा के मेल से बना स्रा, ता और रा के मेल से क्या बना भैया, त्रा बना, और क्या बना, आधा का और मूर्धन्य सा के मेल से क्या बना, ये क्षत्रिय वाला छा बना, और आधा जा और यहाँ के मेल से क्या बना, आपका ज्ञा बना। ये बात समझ में आई। इतनी परिचर्चा मैंने पहले ही प्रश्न पर कर दिया और आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपकी यादें ताज़ा हो रही नहीं हो रही। हम अगले प्रश्न पर चलिए अगला प्रश्न आपका आता है भैया। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या आता है, ये गौर करने वाली बात है। अगला प्रश्न क्या आता है, ये गौर करने वाली बात है। आया निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, कौन सा व्यंजन संघर्षी है। पहली बात तो ये जानेंगे संघर्षी कहते किसे हैं भैया, संघर्षी कहते किसे हैं। तो अब देखिएगा संघर्षी किसे कहेंगे, जैसे हमारी ये स्वर तंत्रिया यही गले में स्थित है, तो गले में स्थित है। जब हम ध्वनि निकालने लगे तो मुख के भीतर अगर अवरोध हो यानी कि रुकावट आए, तो उन्हीं रुकावट को पार करके जब ध्वनि बाहर निकलती है तो उन्हीं रुकावटों को पार करने की अवस्था को क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। और इनसे बने हुए व्यंजनों को संघर्षी कहते हैं। तो हमारे समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे संघर्षी व्यंजन किनके बोलने में हमारे मुख के भीतर घर्षण होता है या अवरोध आता है। जैसे भैया हम झ बोले, ठा बोले, हा बोले और माँ बोले, तो यहाँ पे देखिएगा हम बोल रहे हैं झ, ठ, ह और म। तो इनकी अपेक्षा सबसे ज्यादा घर्षण हा में हो रहा है, क्योंकि क्या होता, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत हा आता है। एक संशय आप लोगों के दिमाग में होगा, क्योंकि क्या होता है, एक बात आ जाती है भैया स्पर्श संघर्षी की, किसकी, स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आपका चा, छा, जा और झा ये आता है, ये चारों। तो इसलिए झा जो है आपका स्पर्श संघर्षी है। और हा के बारे में अगर बात करें, इसको स्वर यंत्र कहते हैं भैया, स्वर यंत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं, अलिजिह्वा कहते हैं, अलिजिह्वा कहते हैं, अलिजिह्वा भी कहते हैं। और माँ की बात करें, माँ आपका कैसा वर्ण है, माँ आपका कैसा वर्ण है, ये भैया ओष्ठ है,
क्योंकि इसका स्वतंत्र रूप ओष्ठ है, ओष्ठ से उच्चारित होता है। ओष्ठ के अलावा ये पंचमा अक्षर है। क्या है? पंचमा अक्षर है, क्योंकि पा फा बा भा मा पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमा अक्षर कहलाएगा। और इसको भैया अनुनासिक 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 व्यंजन भी कहेंगे, अनुनासिक व्यंजन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें नाक बाद में क्रियाशील होती है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये मूर्धा है भैया। क्या है? ये मूर्धा से बोला जाता है। बात क्लियर है? इतनी बात आपको हमने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न आपका आ गया, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? सबका उत्तर सही आएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब भैया छात्र ज्ञा, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यही फा नहीं है। अब ज्ञा कैसे बना? आधा जा और पूरा या से बना। और त्रा कैसे बना? आधा ता और रा से बना। और छा कैसे बना? आधा का और पूर्धा मूर्धन्य सा से। और एक संयुक्त अक्षर और आ जाता है, जैसे भैया हम स्रा बोले, आधा तालब्बी सा और रा से बनता है, आधा तालब्बी सा और रा से बनता है। बात क्लियर है? और फा कैसा है? फा आपका ओष्ठ व्यंजन है। कैसा है भैया? ओष्ठ है। इसका उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब यहाँ पे बात फिर देखो, वही बात किया भैया, इसको तो मैंने बता दिया, इसको बता दिया, इसको यही नहीं होगा। और ये कैसा है? ये क्या है भैया? ये आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोला जाएगा। ऊष्म या संघर्षी बोला जाएगा। इनकी संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4 होंगे। क्या आएगा? ये तीनों सा आएगा, तीनों सा के अलावा हा आएगा। ये आएंगे चारों। कितने आएंगे? ये चारों आएंगे। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? भैया स्पर्श संघर्षी कहते किसे हैं? पहले ये समझो कि जब ध्वनि निकलते हुए मुख के भीतर हमारी जीभ किसी विशेष भाग को स्पर्श करती है तो उसे उन व्यंजनों को स्पर्शी कहते हैं। और बोलने में स्पर्श के साथ रुकावट भी आए, अवरोध भी आए और उसे पार करे तो उसे स्पर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी भी कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी क्या है भैया? जा, रा, हा और शा। ये तो नहीं है। ये क्या है? ये आपका ऊष्म या संघर्षी है। और ये भी ऊष्म या संघर्षी है। इसको काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन। रा को क्या कहते हैं मेरे भाई? लोंठित कहते हैं या लोढ़ित कहते हैं, लोढ़ित कहेंगे। और प्रकंपित, प्रकंपित भी कहेंगे। ठीक है, यही जा है आपका। जा है, चा छा जा झा, 4 होते हैं। जा होगा। चलो आगे चलते हैं। अब बहुत बढ़िया प्रश्न आया, इस पर स्टार बना लीजिएगा। ये डबल स्टार वाला प्रश्न है। कैसा है? ये डबल स्टार वाला, ये डबल स्टार वाला प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो भैया यहाँ पे जानिएगा, आप कभी भी छात्र ज्ञा वाले क्रम पे ना चलिएगा। जिन आधे अक्षर से बने हैं उन्हीं आधे अक्षर के बाद उनका क्रम आता है। जैसे का और छा, त्रा और ज्ञा दिया है। यहाँ पे एक त्रुटि है, यहाँ पे हलंत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हलंत होना चाहिए, क्योंकि भैया आधा का और शा के मेल से बना है छा ना, तो यही होगा। आधा का के बाद ये आएगा। अगर ऐसे आपसे त्रा के बारे में पूछ ले तो ये आधा ता के बाद आएगा। और अगर ज्ञा के बारे में पूछ ले तो ये आधा जा के बाद आएगा, जा के बाद आएगा। और अगर स्रा के बारे में पूछ ले तो ये आधा सा के बाद इसका क्रम आएगा। शब्दकोश में, वर्णमाला में नहीं, शब्दकोश में। बात क्लियर है? चलिए, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। भैया ये ए बना कैसे है आप ये जानिए। ए बना कैसे है? ये बना, ए बना आपका आ और ई के मेल से। तो ये बताओ भैया, आ आपका कंठ से, ई आपका तालु से। बन गई ना ध्वनि? कंठ तालु, तो ये आपका कंठ तालव्य हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। और इसके अलावा ए के अलावा ऐ भी आपका कंठ तालव्य है। और देखो अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूं यहाँ पे कंठोष्ठ की, तो ये आपका ओ और औ आ जाएगा। और दंत में क्या आएगा, ता था दा धा न आएगा। तालु में क्या आएगा, चा चा छा जा और झा या, और क्या आएगा, या आएगा और सा आएगा। इच ऐसा नाम तालु ना, इच ऐसा नाम तालु आ जाएगा। इतने अक्षर आएंगे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब भैया महाप्राण और अल्प प्राण क्या होते हैं, हमारे मुख के भीतर से जब ध्वनि निकलती है तो थोड़ी बहुत हवैया तो बाहर निकलती ही है। तो मुख से ध्वनि के साथ हवा निकलने के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, एक अल्प प्राण एक महाप्राण। भैया जिन ध्वनि को बोलने में कम हवा निकलेगी उनको अल्प प्राण कहेंगे, जिनके उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलेगी उनको हम महाप्राण कहेंगे। तो महाप्राण ध्वनि बोला है, मैं आपको बता दूं, अब इन्हीं चारों में बोल लेंगे, मुख के पास हाथ ले जाएंगे, हम चारों का उच्चारण करेंगे। चारों में से कोई ऐसी एक ध्वनि होगी जिनमें ज़्यादा हवा निकलेगी, जिसमें ज़्यादा हवा निकलेगी, और कोई ऐसी अन्य ध्वनियाँ होंगी जिनमें कम निकलेगी। हम बोलते हैं ख और बोलेंगे घ ज झ, ख घ ज झ। तो अब यहाँ पे बताओ, और ये बताना महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो ये बताओ, खा तो है, खा महाप्राण है, और उसके बाद गा के बाद घा भी है, घा भी है, और च छ जा ये तीसरा ये नहीं है, और उसके बाद झा तो है, ये भी है, ये आपका जा नहीं है, जा आपका अल्प प्राण ध्वनि है। क्या है भैया, ये अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। यह बहुत पूछा गया प्रश्न है। पार्श्विक माने जब हमारी जीभ मुड़े, जीभ के दोनों बगल से हवाएं निकले, उनको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो या भैया, या को अर्धस्वर कहेंगे, या का उपनाम क्या है, इसको भैया अर्धस्वर कहेंगे। और सा क्या है, ये भैया तालु से बोला जाता है, तालु से, और उसमें या संघर्षी कहेंगे, ठीक है। और ला को ही पार्श्विक कहते हैं, ला को पार्श्विक कहते हैं। झा आपका भैया तालु से बोला जाने वाला शब्द है, तालु से बोला जाने वाला शब्द है, ठीक है। और स्पर्शी है, ये आपका क्या है, इसे आपने ऊष्म माना या संघर्षी, और इसे क्या माना, स्पर्शी माना। स्पर्शी को ही वर्गीय कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गीय कहते हैं, स्पर्शी को ही वर्गीय कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भैया बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। अब संधि वाले अध्याय पे चलते हैं हम। और संधि वाला अध्याय क्या कलाकारी करता है, संधि वाला अध्याय क्या कलाकारी करता है, ये कर रहा है भैया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपको एक छोटी सी बात आप यहाँ पे याद करना है कि जैसे देखिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ भैया, यहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिखूँ, और शब्द कैसे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, यहाँ पे मैंने लिखा श्री, और श्री के बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा भैया ईस। तो यहाँ पे बड़ी ई मिला, क्योंकि ये बड़ी ई है, और बड़ी ई के बाद बड़ी ई मिला, दोनों मिलकर बड़ी ई हो गए, और मानक मात्रा ये लगी, शब्दवा आपका क्या बन गया, आपका बन गया शिरीष। और देखो श्री माने होता है लक्ष्मी, श्री माने क्या होता है, लक्ष्मी, और ईस माने पति या स्वामी, पति या स्वामी। तो लक्ष्मी के स्वामी यानी कि विष्णु की पर्यायवाची, और ये बड़ी ई मिलकर क्या बने, बड़ी ई। तो इन्हीं के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो यहाँ पे आपका शब्द क्या बन गया भैया, सीरीज, यानी कि विष्णु की पर्यायवाची। दिया गया है उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। क्या उज्जधन ज्वल होगा, नहीं होगा,
उत्धन ज्वल होगा या उद्धन ज्वल होगा या उत्धन ज्वल होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और होगा क्या? बी वाला, क्योंकि ता का परिवर्तन जा में। नियम क्या कहता है? यदि आधा ता के बाद जा या झा वर्ण आए तो उस आधा ता का परिवर्तन आधा जा में हो जाता है। और ये शुद्ध वर्तनी है। क्या है भैया? ये शुद्ध वर्तनी भी है। किसमें है? शुद्ध वर्तनी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भैया ये बहुत बढ़िया प्रश्न, उसमें व्यंजन संधि था, ये प्रत्येक में संधि होगी। अब भैया प्रत्येक शब्द में आपको संधि बताना है। अब बताइए कि वृद्धि संधि होगा, यड़ संधि होगी या स्वर संधि होगी या व्यंजन संधि? मैं आपको बताऊं, संधि के मुख्यतः 3 भेद। अगर स्वर का स्वर से मेल हो और उसके बाद परिवर्तन हो उसे स्वर संधि, स्वर का व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन संधि कहेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे भैया क्या करेंगे, हम तोड़ कर देख लेंगे। यहाँ पे हुआ प्रतिधन 1, क्या लिखा गया भैया? प्रतिधन 1। यहाँ से मेरे भाई छुट्टी ई मिला और यहाँ से ए मिला, दोनों मिलकर क्या बन गए? ये बन गया। तो अब ये बताइए, शब्द आपका प्रत्येक बना, प्रत्येक में आपका यड़ संधि होगा। क्या होगा? यड़ संधि होगा। नियम क्या कहता है? यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और लिरी के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो उनसे होने वाले परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं। यारा लावा ना यावा राला में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, ये तो अभी बता के ही आए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिधन 1 होगा मेरे भाई, प्रतिधन 1 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम दमदारी से लगे रहिए भाई, दमदारी से लगे रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एकदम देखो, यहाँ पे कुछ रखा उखा नहीं है, आप जानते हो। तो चाहे पढ़ने वाला हो या पढ़ाने वाला, वही हाल है। अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ। ये दरवाज़ा खोलो तो खुलता नहीं है, ये दरवाज़ा खोलो तो खुलता नहीं है, इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूँ। अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़िएगा। बढ़िया प्रश्न, गह धन चरत की संधि विच्छेद। अब बताओ भैया, अगर विसर्गवा के बाद चा आएगा तो परिवर्तन किसमें होगा? तालब्य सा में होगा। तो यही सी वाला विकल्प हो तो आपका सही होना चाहिए। कौन सा? सी वाला विकल्प आपका सही होना चाहिए। विसर्ग का तालब्य सा में परिवर्तन। जैसे क्या करेंगे, हम एक शब्द करेंगे, हम करेंगे निधन चय, निधन चय बराबर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा निश्चय। हम भैया क्या करेंगे? निधन, निधन छल, क्या हो जाएगा? निश्चल, क्या हो जाएगा? निश्चल, ये हो जाएगा। अब भैया एक शब्द और करेंगे, दूधन चरित, दूधन हाँ चरित, क्या हो जाएगा? दुष्चरित, दुष्चरित, दुष्चरित हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। निष्काम का संधि विच्छेद होगा। तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ, निष्काम का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन काम, है ना, और निषधन काम, निषधन काम, निधन काम, निषधन काम या निषधन काम। ये निधन काम होगा क्योंकि विसर्ग का मूर्धन्य दिशा में परिवर्तन, विसर्ग का मूर्धन्य दिशा में परिवर्तन और विसर्ग का तालव्य दिशा में परिवर्तन, विसर्ग का मूर्धन्य दिशा में परिवर्तन, ये आपका विसर्ग संधि का ही नियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? मदोन्मत्त क्या होगा भैया? मदन धन उन्मत्त बिल्कुल नहीं, मदोधन उन्मत्त बिल्कुल नहीं, मद धन उन्मत्त ये होगा। और विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, बात क्लियर है?
विसर्ग का ओ में परिवर्तन। चलिए, वीरोचित का संधि विच्छेद होगा। वीरोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्या वीर धन उचित होगा, या वीर धन औचित होगा, या वीरा धन चित होगा, वी धन उचित होगा? तो क्या होगा भैया, वीर धन उचित होगा मेरे भाई, वीर धन उचित होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, आप जानिए। छोटा अ छोटा उ मिलके ओ बना है आपका गुण संधि, यानी कि सूत्र क्या है, आद गुणः, आद गुणः। शिरोरेखा के ऊपर ए और ओ की मात्रा, गुण संधि की पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दिक् धन गज की संधि है, दिक् धन गज की संधि है, क्या है भैया? तो यहाँ पे क्या होगा, आधा का परिवर्तन आधा गा में क्या कहता है, वर्गीय व्यंजन के पहले अक्षर का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे में कब होता है, जब उसके बाद पंचमाक्षर को छोड़कर कोई सघोष वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, सही है, दिग्गज। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनवीक्षा का संधि विच्छेद है, अनवीक्षा का संधि विच्छेद है भैया, क्या होगा, क्योंकि वह बना है तो पहले उ मिलेगा। अनुधन, अनधन विच्छा, अनधन विछा, अनुधन इच्छा, अनुवधन इच्छा, सी वाला होगा, क्योंकि छोटा उ और बड़ी ई मिलकर क्या बने हैं, वी बना है, वी बना है। और या और वा के पहले आधा अक्षर आएगा तो यड़ संधि की पहचान है, ठीक है। और यड़ संधि स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली संधि है। अब इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है, तो या वा के पहले आधा अक्षर जहां पाओ वहीं पे यड़ बताओ, वहीं पे यड़ बताओ। ये सब तो बहुत खुशी मिल रही है, आप लोगों के सारे उत्तर सही आ रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए, थोड़ा तेजी करते हैं। तो भैया ये देखो दंतौष्ठ, यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो दोहरी मात्रा, यहाँ पे वृद्धि बता दो, और यहाँ पे हाँ दिव्यागम और मदोन्मत, यही तो होगा, यही तो होगा। विसर्ग लगा विसर्ग संधि, ये भी नहीं होगा, ये भी विसर्ग संधि, ये भी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, क्या होगा, आपका दिव्यागम, ये होगा यड़ संधि का उदाहरण। चलो अब भैया वर्तनी, वर्तनी किसे कहते हैं थोड़ा सा समझिए। जैसे देखिएगा भाषा के शब्दों में सुधार के लिए एक नियम बनाया गया कि किस शब्द में किस अक्षर का ही प्रयोग किया जाएगा, कौन सी मात्रा लगेगी कौन सी मात्रा नहीं लगेगी। इसके निर्धारण के लिए हिंदी वर्तनी मानकीकरण के लिए एक समिति बनाई गई 1961-62 में, ठीक है। और इसने अपनी सिफारिश 1967 ईस्वी में प्रस्तुत की, जिसके अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। उन्होंने सुधार वगैरह काफी किया। तो अब यहाँ पे आपको बताना है मैथिली शरण कौन सा सही है, क्या मैथिली शरण होगा या मथली शरण होगा, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन कैंसिल करते हुए चलेंगे, हम बहुत टेक्निकल तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये गलत हो गया, ठीक है। मैथिली भी नहीं होगा, ये भी। अब मैथिली और मैथिली में फंस गए, तो भैया आपको बताऊं ये सी वाला होगा, इसको तो याद ही करना पड़ता। देखो वर्तनी आप बोलकर, आप बताओ, आप मैथिली 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 बोलोगे तो मैथिली लिखोगे, आप मैथिली बोलोगे मैथिली शरण, तो आपको याद रहेगा मैथिली शरण गुप्त। और इनको राष्ट्र कवि की उपमा दी गई, किसकी, राष्ट्र कवि भैया, इनको राष्ट्र कवि कहा गया है, राष्ट्र कवि। और इनके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को दूसरा डिप्टी राष्ट्र कवि माना है, प्रथम राष्ट्र कवि इनको माना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को भैया, है ना। हिंदी के पुरोधा हैं, हाँ, प्रसिद्ध कवियों में लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि 4 शब्दों दिया गया, चारों में से उचित यानी कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, क्या गरिष्ठ है ना, या गरिष्ठ है, गरिष्ठ है या गरिष्ठ है या गरिष्ठी है। ये भैया सी वाला ऑप्शन होगा, गरिष्ठ। यानी कि जब मसालेदार भोजन हम कर लेते हैं तो मसालेदार भोजन हमारी जठराग्नि माने कि जो पेट में जाते हैं तो पचने में उतने सुपाच्य नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, गरिष्ठ भोजन कहते हैं, ठीक है, गरिष्ठ ना। और सी वाला आपका सही होगा, गरिष्ठ। चलिए
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये बताओ क्या है भाई, नर्क हो या नरक होगा या वक्र होगा, ये तो गलत है होगा, ये भी गलत है, ये भी। अब नरक और नर्क, नरक शुद्ध क्या होगा, नरक, नर्क नहीं होगा, नर्क नहीं, नरक क्या होगा, नरक, ये शुद्ध वर्तनी, नरक, कंफ्यूज, नर्क ना मानिएगा, नर्क नहीं, नरक, ठीक है। चलो आगे, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए, उसे चयनित कीजिए। अब भैया अशुद्ध, उज्ज्वल तो सही है ना, कवित्री भी सही है, श्रद्धा भी सही है, और यही वाला गलत है, इसी को ढूंढना है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ये होगा श्रृंगार, ये शुद्ध वर्तनी है, याद करिएगा श्रृंगार। बात समझ में आई। और कवित्री का लिंग परिवर्तन क्या करेंगे, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, कवित्री। और हिंदी की प्रथम कवित्री, प्रथम कवित्री जानिएगा, प्रथम कवित्री, हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई, क्या, मीराबाई जी हैं, हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई जी हैं। और हिंदी के प्रथम कवि सरहपा जी हैं, सरहपा जी हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है आप बताइएगा। हाँ भैया ये बताइएगा। हाँ, शुश्रूषा, सशुरषा, वेशभूषा या मनीषा। अब बताओ, यही वर्तनी आपकी अशुद्ध है, और ये सही है, वेशभूषा भी सही है, मनीषा। शुश्रूषा माने क्या होता है, अच्छी तरह देखभाल, क्या कहते हैं, अच्छी तरह देखभाल, अच्छी तरह देखभाल को क्या कहते हैं, शुश्रूषा कहते हैं, प्रेम में रहकर देखभाल करना। चलिए, वेशभूषा माने पहनावा, मनीषा माने, मनीष माने विद्वान, मनीषा माने उसी का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। चलिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब भैया बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया, और एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार आया, यूपीपी में आरओ के पेपर में आया। बताओ, अनधिकृत होगा, अनाधिकृत होगा, अनधिकृत होगा या अनधिकृत होगा, इसको तो हम पहले कैंसिल कर सकते हैं। और ये भी गलत है भैया, ये भी, क्योंकि अनधिकृत होगा, क्या होगा, ये डी वाला विकल्प, अनधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकृत बोलते हैं तभी तो लिखते हैं, बोल कर वर्तनी सीखिए, अनधिकृत। क्लियर है। चलो भैया आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। अब बताओ भैया, अंजलि किसे कहते हैं, ये दोनों कर का मिलना ही क्या कहलाता है, अंजलि कहलाता है। तो अंजलि, अंजलि, अंजलि या अंजलि, ये शुद्ध होगा। और अगर ये ऐसा लिखा होता, कैसे, हाँ कैसे लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता, हाँ अंजलि, तो ये भी शुद्ध होता, पंचमाक्षर का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है। चलो आगे, आगे है भैया, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता, मजा तो आ रहा है, एक एक अध्याय रिवीजन पे लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अक्षण, अछुड़ या अक्षुण, यानी कि कोई नुकसान, माने कि कोई फेरबदल नहीं होने देंगे, कोई फेरबदल नहीं, माने कि कोई छू नहीं पाएगा, कोई बदलाव कर ही नहीं पाएगा, है ना। अक्षुण रखूंगा, संविधान के अंत में है ये शब्द। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। अब भैया शुद्ध बताना है, क्या अधीन है, ये तो गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अधीन होगा। और ये वाला अकंठ सही है, अकस्मात का क्या होगा, अकस्मात छोटा, ठीक है। अकांड नहीं होगा, तांडव ऐसा लिखा जाएगा ना, अकांड, अकांड तांडव, अकांड तांडव, अकांड, अकांड नहीं होगा, अकांड, ठीक है। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। अब भैया बताओ कौन सा, अब बताओ जाने। अभियांत्रिक गलत होगा, क्योंकि अभियांत्रिक होगा, अत्यधिक नहीं होगा, अत्यधिक होगा। अब सुनो, निरपराध, निरपराधिनी, यही आपकी शुद्ध वर्तनी है, गौर कीजिएगा। हाँ डी वाला, निरोग का क्या होगा,
निरोग होगा। और अत्यधिक का क्या होगा? अत्यधिक का क्या होगा? अत्यधिक होगा, अत्यधिक नहीं होगा, अभियांत्रिक नहीं होगा ना, यहाँ पे छोटा आ रहेगा, हाँ अभियांत्रिक ना, अभियांत्रिक, सॉरी अभियांत्रिक होगा, अभियांत्रिक होगा ये, हाँ हाँ अभियांत्रिक, अभियांत्रिक होगा, अभियांत्रिक नहीं होगा, बड़ा नहीं रहेगा। चलो आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो क्या होगा? मानवीकरण है ना भैया, और मानवीयकरण, मानवीकरण या मानवीकरण ये सी वाला होगा। और भैया जब एक अलंकार होता है मानवीकरण, जब मानवीय गुणों की उपमा प्राकृतिक तत्वों को दे दी जाती है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे उसी तपस्वी के समान थे देवदार दो चार खड़े, उसी तपस्वी के समान थे देवदार दो चार खड़े, या जागी वनस्पतियां अलसाई, जागी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से। और ये दिवस का अवसान समीप था, मेघमय आसमान से उतर रही, दिवस का अवसान समीप था, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ पे मानवीय गुणों से, मानवीय दशाओं से जब प्राकृतिक दशाओं की तुलना की जाती है उसका नाम दे दिया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं मेरे भाई। चलो आगे, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का, शब्द युग्म का चयन करें। अब थोड़ी सी तेजी बढ़ाएंगे। जो संस्कृत के शब्द बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उनको हम तत्सम कहते हैं, बिना रूप परिवर्तन के प्रयोग किए जाने लगे उनको तत्सम कहते हैं, जो रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए गए उनको हम तद्भव कहते हैं। तो ये बताओ, सरल शब्द तद्भव, कठिन शब्द तत्सम, और आपको तद्भव से तत्सम बनाना है ना कि तत्सम से तद्भव बनाना है। अब बताओ, सत्तू से सतुआ, ठीक है। अब भैया घोड़ा से घोटक, ठीक है, हाँ। अब आगे लौंग से लवांग, ठीक है, लौंग से लवांग, और गेना से गेंद। आपको सही शब्द युग्म ढूंढना है। तो हाँ, घोड़ा से घोटक, ये बात सही है ना। और देखिएगा, अब यहाँ पे सत्तू से सतुआ होगा, और यहाँ पे क्या होना है? लवंग से लौंग होना चाहिए। लवंग क्या होना चाहिए? यहाँ पे लवंग पहले होना चाहिए, उसके बाद लौंग होना था। और यहाँ पे क्या भैया? यहाँ पे क्या? यहाँ पे गेंद होना चाहिए। गेंद का क्या होगा? कंदुक होगा, याद रखिएगा। गेंद को कंदुक कहते हैं, गेंद को कंदुक कहते हैं। बात समझ में आई? चलो, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव है? भैया देखो, जो कठिन होंगे वो तत्सम होंगे, मात्राएं वगैरह ज्यादा होंगी। तो दर्शन तो तत्सम है, गधा, ग्रामीण और यज्ञमान। अब देखिएगा, ये भैया आपका तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम, ये आपका तद्भव है। और इसको क्या कहेंगे? गर्दभ, है ना। और इसका तद्भव क्या होगा? दर्शन। ये बनाएंगे मेरे भाई। ग्रामीण का तद्भव गंवार होगा मेरे भाई। क्या होगा? गंवार होगा। यज्ञमान का क्या होगा? जजमान। क्या होगा? जजमान। यज्ञमान का क्या? जजमान बोलेंगे। जजमान या जजमान, जजमान भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का को चिन्हित कीजिए। अब भैया ये बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो कि हाँ, पहला शब्द क्या हो? तद्भव, उसके बाद तत्सम बने। अब यहाँ पे क्या होगा जो सही हो? भैया देखिएगा, तद्भव धुआं, है ना। धूम्र क्या बनेगा? ध्रुम। ये तो गलत है ना। यहाँ पे क्या है? धुआं का धूम्र होना चाहिए, धूम्र, हाँ। तो ये ऐसे होना चाहिए, धूम्र, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे चख का चछ होगा ना ना ना, यहाँ पे चछु होना था मेरे भाई, तब सही होता। भभूत का विभूत, यही सही है। नेह का अगर स्नेह होता
तब ये होता सही आपका सी वाला विकल्प इज द राइट, सी वाला विकल्प, भभूत का विभूति, भभूत का विभूति। ठीक है, चलो आगे। धुआं का धूम्र होना चाहिए, धूम्र है ना। चख का चछु होना चाहिए, चछु, चछु होता तब सही होता। ठीक है, नेह का स्नेह होता, स्नेह नहीं। चलो आगे आगे। अंगोछा शब्द, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताओ और लास्ट में काउंट करके बताएगा किसका कितना सही है। भैया अंगरक्षक, अंग प्रोक्षा, अंगनिष्ठिका, अंगरखा। तो मैं आपको बताऊं अंग प्रोक्षा होगा और अंगरक्षक का तद्भव अंगरखा है। अंगरक्षक का तद्भव अंगरखा है और अंगनिष्ठिका का अंगीठी होगा। क्या होगा? अंगीठी, अंगीठी, अंगीठी। क्लियर है? अंगीठी। चलो आगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब भैया ये बताओ मेरे भाई क्या है तत्सम शब्द, क्या है? तो ये बताओ। कठिन, ये नासिका है। क्या है? नासिका। नासिका का तद्भव नाक होगा और कोख का क्या होगा? कुछ ही होगा। क्या होगा? कुछ। अमीय का क्या होगा मेरे भाई? अमृत होगा। और खीर का क्या होगा? क्षीर होगा। खीर का क्या होगा? क्षीर होगा। बात समझ में आई? जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पहला शब्द क्या हो? तत्सम हो, उसके बाद तद्भव हो। आइए जल्दी से फटाफट करते हुए हम चलते हैं भैया। देखो वत्स है ना, क्या है? बछड़ा। ठीक है, वत्स से बालक। अब शबद से, शबद से शबद ना, गोधूल से गेहूं ना ना ना। अब यहाँ पे भैया क्या होगा? सही युग्म। भैया वत्स क्या कहते हैं? बछड़ा होगा, ये सही है। वत्स माने बालक भी होता है ना, लेकिन पहले प्राथमिकता हम एक को देंगे। और ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये अगर ये शब्द होता तब ये युग्म आपका सही होता। गोधूल नहीं, गोधूम होता। क्या होता? गोधूम। तब ये गेहूं का तत्सम होता, गेहूं का तत्सम होता। बात समझ में आई? वत्स का क्या? बछड़ा। तत्सम से तद्भव। ठीक है, चलो देखिए वत्स माने बालक भी होता, लेकिन वत्स माने बछड़ा होता। पहले प्राथमिकता हम उसे देंगे। ठीक है, हाँ हाँ। आगे तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। अब बताओ भैया तद्भव से तत्सम। खटिया, खटिया से खटवा, तीर्थ से तीर्थ है ना। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। दोपट्टा, द्विपट। अब क्या है? सरजोना, सज्जापन। तो यहाँ पे क्या है सही वाला आपको बताना है। तो भैया देखिएगा दोपट्टा नहीं होता है और यहाँ पे दुपट्टा होता। क्या होता? यहाँ पे अगर दुपट्टा होता तो द्विपट, द्विपट हो जाता। ये तो हो जाता, तब गलत है। अब सजाना का सज्जापन। ठीक है। अब तीर्थ से तीर्थ से खटिया ना, खटवा नहीं होगा, खटिया, या आ नहीं, खटिया होता तब हो जाता खटवा। खटिया नहीं, खटिया। क्या लिखा जाता? खटिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ खटिया, तब खटवा होता। चलिए तीर्थ से तीर्थ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? अब भैया कौन सा क्या है? हमें शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यही शबद होगा। क्या होगा? शबद होगा, शबद होगा, शबद। हाँ, सुबद नहीं होगा, शबद। आगे निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? आशीष, दर्शन, आश्रय और उद्घाटन। अब बताओ भैया, यही आपका होगा बी वाला, ये होगा आपका, और इसका तत्सम क्या होगा? दर्शन होगा। क्या होगा?
दर्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम चले, उद्घाटन का उघाड़ना होगा, है ना। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब बताओ, तत्सम शब्द हमें पहचानना है, तत्सम शब्द हमें पहचानना है। अब भैया सुहाग, भाभी, ऋष या मनुष्य? मनुष्य होगा, क्या होगा? मनुष्य होगा। सुहाग का सौभाग्य होगा, सौभाग्य होगा, सौभाग्य होगा, ठीक है, सौभाग्य। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम, और अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कैसे? तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो भैया पुरुषार्थ से पुरुषार्थ, भतीजा से भारतृज ना, घी से धृत गलत है, गोंद से क्रोड, कोर्ड है, ये गलत है, ये भी गलत है ना, और ये री की मात्रा होता है, ये भी गलत है। सी वाला होगा पुरुषार्थ से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से पुरुषार्थ, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? कौन सा तत्सम रूप है? आप जानिएगा कौन सा होगा। भैया ये आपका क्षेत्र होगा, क्योंकि खेत का तत्सम रूप क्षेत्र है। सियार को क्या कहते हैं? श्रृंगाल कहते हैं, श्रृंगाल कहते हैं। और कचहरी को कृत्य गृह कहते हैं, कृत्य गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्य गृह कहते हैं। चलो आगे भैया, इनमें कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय, शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? अब देखिएगा, अब यहां से इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? तो अब देखिएगा, जैसे लोग हुआ, गण हुआ, वर्ग हुआ, ये सब तो समूहवाचक प्रत्यय है, लेकिन ये प्रेस नहीं है, प्रेस शब्द नहीं होगा भाई। अब देखो, मित्र वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं? हम लिखेंगे मित्र वर्ग। और अध्यापक गण, अध्यापक गण, ठीक है, हम लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे भैया? आप लोग। ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कह दो हाँ गुरुजी हो सकते हैं। चलो आगे, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? उसका अर्थ विपरीत हो जाए तो भैया क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। आ का अर्थ नहीं होता है, आ का अर्थ नहीं होता है। ये भैया ये सब संस्कृत के हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। और ये क्या है? ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है, हिंदी भाषा का उपसर्ग है ना, अव्यवस्था। और शब्द क्या बन जाता है? अव्यवस्था शब्द बन जाता है, अव्यवस्था। क्लियर है? चलो आगे, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब बताओ, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे क्या है? विकल में हुआ है, नहीं हुआ है। अलक में हुआ है, नहीं हुआ। पुलक में हुआ, नहीं। धनिक में हुआ है। क्या? धन धन इक। क्या होगा भैया? धन धन इक बना आपका धनिक। क्या बना शब्द? धनिक बना। क्लियर है? चलो, और अलक माने बाल होता है। अलक माने क्या होता है? अलक माने मेरे भाई बाल होता है, बाल जो सबके पास है, सबके झड़ में। चलो, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? नागर में लगा है ना? नागर माने क्या होता है? नागर माने चतुर होता है, नागर माने चतुर। और ब्राह्मण को भी कहते हैं, किसको? ब्राह्मण को भी कहते हैं, चतुर को भी कहते हैं। और नटखट को भी नागर कहते हैं। अगर मगर ये तो क्रिया विशेषण है। जादूगर में लगा है मेरे भाई, जादू और गर दो शब्दों से, जादू और गर दो शब्दों से मिलके बना। सागर का नहीं, सागर की एक पर्यायवाची जानिएगा,
पर्यायवाची जानिएगा सागर का आरणव क्या है भैया, हाँ आरणव, आरणव जानिएगा, और रत्नाकर, रत्नाकर, अर्णव और रत्नाकर याद रखिएगा, ठीक है। आगे किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार है ना, लाभदायक, पढ़ाई और अपनापन। तो यही उपकार में, लाभदायक में तो क्या है, यहाँ पे हम तोड़ेंगे लाभ और दायक, ठीक है भैया, ठीक है। पढ़ाई में पढ़ धन आई, यहाँ पे मेरे भाई प्रत्यय है, और अपना, अपना धन पन, अपना धन पन जुड़ा है, ठीक है। उपकार में लगा है, ठीक है, उपकार में आपका क्या है, हाँ उपसर्ग है, उपसर्ग शब्दांश है ना। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है तो क्या है, एकदम साफ है, दिख रहा है ना। क्या करेंगे, अनु है, अनुधनवाद, क्या कर लेंगे, अनुधनवाद, ठीक है। और आ, अन और औ ये तो लगा नहीं, ठीक है। चलो, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पे समझना है भैया, यहाँ पे समझना है, नी तो होगा नहीं, यही नहीं होगा क्योंकि विसर्ग का परिवर्तन। और आपको बता दूं, अगर यहाँ पे हलंत होता, यहाँ पे ऐसे हलंत होता तो ये वाला हो जाता, हलंत नहीं है इसलिए नहीं होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। हलंत होता तो हो जाता, ठीक है। चलो, हाँ, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। अब ये स्टार वाला प्रश्न है, क्या है ये, डबल स्टार वाला है मेरे भाई, डबल स्टार वाला है 28, 30, 42, ये नोट पॉइंट भी नोटेड, 42, 42, 42, 42 होंगे। चलो आगे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। हा भैया, क्या संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ, ना ना, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ कृदंत, और इनके साथ जो जुड़े उनको हम कहेंगे तद्धित, क्या कहेंगे, तद्धित, ठीक है। और जो शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे, तद्धितांत कहेंगे, तद्धितांत कहेंगे। और यहाँ पे जो बनेगा उसे कृदंत कहेंगे, कृदंत। जैसे लिखना एक क्रिया है, लिख में आवट प्रत्यय जोड़े, आवट जोड़े और शब्द बना लिखावट, तो ये हो गया, क्या हो गया, धातु है ना, ये हो गया हमारा प्रत्यय, और ये बना कृदंत, क्या बना, कृदंत। और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पे कोई ऐसा शब्द लेकर आएंगे और जिनसे हम शब्द बनाएं, लेकिन वो अगर मैंने यहाँ पे लिखा दाढ़ी, दाढ़ी, क्या लिखा, दाढ़ी, और ईयल प्रत्यय जोड़ा, शब्द हमारा दढ़ियल ना, दढ़ियल बना, तो ये आपका तद्धितांत हो गया, प्रत्यय हो गया, ये शब्द हो गया संज्ञा का। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदों में इक प्रत्यय लगाए गए हैं, इनमें से किस में इक प्रत्यय नहीं है। तो ये बताओ, सामाजिक में तो इक है ना, भौमिक में भी इक है ना, और पाक्षिक, हाँ भौमिक, भौमिक, सामाजिक में भी है ना, भौमिक में भी है, और पाक्षिक ना, पाक्षिक, पक्षधन इक, पाक्षिक होना चाहिए था, देवधन, देवधन इक लगा है, सब में है भैया, ये आप ध्यान दीजिएगा, सब में इक प्रत्यय है, सब में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, सब में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों विकल्प, चारों विकल्प सही हैं, चारों विकल्प हैं। सामाजिक क्योंकि क्या हो गया, समाज, धन इक, और भूमि, भूमि धन इक, भैया पक्ष, धन इक, और क्या, देवधन इक, दैविक, ठीक है। चारों विकल्प होंगे, इसमें कोई गलत नहीं, चारों में एक प्रत्यय है। चलो आगे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, बे है और उर्दू का उपसर्ग है, बे है और किसका है, उर्दू का उपसर्ग है भैया, बे है उर्दू का उपसर्ग है, उपसर्ग है, बे माने नहीं होगा, बे माने
नहीं होगा, नहीं। ठीक है, बे। चलो उर्दू का उपसर्ग है। हाँ, अब समास, परस्पर दो पदों को एक साथ ले आना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में क्या है मेरे भाई? समास बताना है। तो ये बताओ कुसुमाकर तो कुसुमाकर कहते किसे हैं? कामदेव को। बहुब्रीहि होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों पद मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताएं उनको क्या कहेंगे? बहुब्रीहि कहेंगे। तत्पुरुष होगा नहीं। आगे, कूपमंडूक में किस समास की योजना है? भैया तो कूपमंडूक एक विशेष माने कि सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति उसे कूपमंडूक बोला जाता है, कुएं का मेढक बोला जाता है। इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास होगा। और बहुब्रीहि समास क्या होता है? अर्थ प्रधान। क्या होता है? अर्थ प्रधान। इसलिए इसको समासों का राजा, समासों का राजा, समासों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य की प्रधानता को बताते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, इसलिए चलो आगे। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? अब बताइए। धनुष और बाण, धनुष और बाण बोला जाएगा तो द्वंद्व को करो बंद, है ना। धनुष और बाण कैसे लिखा जाएगा? धनुर्बाण को क्या बोला जाएगा? हाँ, धनुष और बाण, धनुष और बाण बोला जाएगा, धनुष और बाण बोला जाएगा। ठीक भैया, चलो। हाँ, हानि लाभ, योजक चिन्ह पाओ, द्वंद्व बताओ। योजक चिन्ह पाओ, द्वंद्व बताओ। प्रथम पद संख्यावाची तो द्विगु होता, दूसरा पद प्रधान होता, तत्पुरुष होता, और किसी अन्य की विशेषता बताता तो बहुब्रीहि होता। इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? ये द्वंद्व होगा, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्व क्या होगा? द्वंद्व, द्वंद्व। चलो आगे भैया, निर्दय में समास है। निर्दय में समास है तो प्रथम पद क्या है? उपसर्ग है। तो कहाँ? आहा, बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया प्रश्न है। अब आप फंस गए, कहोगे गुरुजी आपने हमें सिखाया जिस समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो, अव्यय या उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव कहेंगे। यहाँ पे निर्दय, निधन, ऐसे दो तरीके से तोड़ेंगे ना, चाहे निधन दय करें ये भी सही है, और क्या है? निर्धन दय करें ये भी सही है। तो अब इसमें अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव ऑप्शन में नहीं है, तो अब मानेंगे किसे? अब भैया जो कर्मधारय दिया, द्वंद्व दिया, द्विगु दिया, बहुब्रीहि दिया, तो द्वंद्व कैंसिल, द्विगु भी कैंसिल, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो भैया जब नहीं है दया जिसमें, नहीं है दया जिसमें, तो आप जानिएगा ये कर्मधारय में नहीं जाएगा। एक विशेष सोच वाले व्यक्ति की उपमा को ये प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए आपका क्या होगा? ये बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास। चलो, लंबोदर उदाहरण है, ये तो पौराणिक पात्र है, पौराणिक पात्र है, क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि, कोई दिक्कत नहीं। लंबा है, उदर जिसका, किसका? लंबा है उदर, उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका भैया। ठीक है, लंबोदर। आगे, जय पराजय में कौन सा समास है? परस्पर विरोधी हों, एक दूसरे के विपरीत हों, क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके द्वंद्व समास। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। चलो आगे, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो भरपेट तो शुद्ध है, क्योंकि प्रथम पद उपसर्ग है, भर है, और पेट मूल शब्द है, ये तो अशुद्ध नहीं है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। दाल रोटी, दाल और रोटी ना। अब चाल चलन, भैया चाल चलन, यही तो गलत है,
यही तो क्या है, गलत है, क्योंकि चाल चलन ना, चाल और चलन ये अव्ययीभाव नहीं होगा। और कमेंट में बताइए कौन सा होगा। चलिए निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए मेरे भाई, द्वंद्व समास बताइए। तो क्या होगा, शोकाकुल, शोक से आकुल, नाना, सर्वोत्तम, शव में उत्तम, वीर पुरुष, है ना, पाप पूर्ण, यही होगा। ठीक है, पाप पूर्ण, पाप और पुण्य, पाप पुण्य होगा मेरे भाई, पाप पुण्य, पाप और पुण्य होगा। चलो कतर व्योत में कौन सा समास होगा, कतर व्योत में कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या बहुव्रीहि होगा, क्या होगा मेरे भाई। तो भैया द्वंद्व होगा, कतर व्योत का मतलब होता है काट छाट, क्या होगा, काट छाट, काट छाट, यानी कि काटा और छाटा माने गढ़ा गया ना अच्छे से, द्वंद्व होगा। चलो आगे बढ़े, अब आ गया लिंग वाले अध्याय से। तो देखो लिंग बहुत कराते जाति का, और हिंदी में 2 लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मेरा मेरी, अपना अपनी, अच्छा अच्छी, होता होती लगा के प्रयोग करेंगे। तो निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है, ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। ऋतु ना, ऋतु आई ना, ऋतु आई। पंडित का क्या होगा, पंडिताइन, है ना, पंडिताइन, पंडिताइन, ठीक है। हंस का हंसिनी, हंसिनी। आचार्य का आचार्य, आचार्य, ठीक है, आचार्य का लिंग आचार्य होगा। चलो आगे, हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। तो यहाँ पे सूची पत्र पुल्लिंग होगा, और यहाँ पे मेरी किताब, गंगा नदी का नाम ना, भारत की संसद, भारत का संसद नहीं, सांसद पुल्लिंग होता है, संसद स्त्रीलिंग, संसद स्त्रीलिंग, भारत की संसद ना, ब्रिटेन की संसद, अमेरिका की संसद की लगेगा, ठीक है। चलो आगे, सांसद पुल्लिंग होगा, संसद स्त्रीलिंग। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया भैया। दही ऐसा अपवादित शब्द है जहां पे लगता है ये सारे लिंग में फिट बैठेगा। दही खाया जाता है, दही खाई जाती है, दही जमाया जाता है, दही जमाई जाती है, दही पिया जाता है, दही पी जाती है, दही खट्टा होता है, दही खट्टी होती है, दही मीठा है, दही मीठी है, सारे। लेकिन है क्या, सार्वभौमिक सत्य है, ये पुल्लिंग है, क्या है मेरे भाई, ये पुल्लिंग शब्दवा है, क्या है, पुल्लिंग है। चलो आगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मजा आया, सजा हुई, कजा हुई, रजा हुई। तो ये मजा आया यही होगा, बाकी सजा, कजा, रजा आपके क्या है, स्त्रीलिंग, मजा आया ना, मजा आया, मजा आया, मजा करते हैं, मजा करती नहीं, मजा करते हैं। चलो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द हैं, चना, चबाया जाता है, अरहर, भैया चना बोया जाता है ना, अरहर, बाजरा, उड़द, भैया अरहर स्त्रीलिंग है, अरहर, अरहर की दाल ना, अरहर, अरहर स्त्रीलिंग है, बाकी चना, बाजरा, उड़द सब पुल्लिंग है। चलो निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, हाँ, अब बताओ, इकारांत होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी बातों को हम नजरअंदाज करेंगे, ठीक है, ये चीज ये हटा देंगे। स्त्रीलिंग नहीं है तो देखिएगा, नदी नहीं है, टोपी नहीं है, उदासी नहीं है, पहिया, यहाँ इकारांत, इसको इग्नोर करेंगे नहीं तो आपका उत्तर ही नहीं मिल पाएगा, इसको इग्नोर करेंगे। आपका प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से संज्ञा और बाकी की स्त्रीलिंग नहीं है। तो नदी, टोपी, उदासी ये तो स्त्रीलिंग है, पहिया नहीं होगा, पहिया घूमती नहीं, पहिया घूमता है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। बनावट ये स्त्रीलिंग है, उसकी बनावट, चेहरे की बनावट, ठीक है ना, उसका छाता, उसकी छाता नहीं, उसका छाता। सूर्य तो पुल्लिंग ही है, अमरूद है ना, अमरूद मीठी नहीं है, अमरूद मीठा है।
कोई छंद, हा बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा। अब जो अंत तक रुके होंगे, जो अंत तक रुके होंगे वो आज बेहतरीन बातों को सीखेंगे, है ना। यहाँ पे हमने लास्ट में रस छंद अलंकार को भी समायोजित कर दिया है मेरे भाई, रस छंद अलंकार को भी समायोजित किया है। इसलिए जो पहले आके भाग जाते हैं वो ये समझ ना पाए कि अंत में हुआ क्या था। ठीक है, चलो आप लोग एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं, कोई छंद किसमें विभक्त रहता है भैया? छंद का आशय होता है आच्छादित करने वाला या आनंद देने वाला। तो छंद में क्या चरण होते हैं यानी कि लाइन, यति होती है यानी कि ठहराव, दोनों में ही। ठीक है, दोनों में, हाँ दोनों में होते हैं। कैसे? दोनों में होते हैं। अब कैसे होते हैं ये समझना, ये समझना। देखिएगा, हम लिखते हैं पवन तनय संकट हरण, संकट हरण मंगल, मंगल मूर्ति रूप। ठीक है, और उसके बाद राम लखन, राम लखन सीता सहित हृदय, हृदय हाँ बसहु सुर भूप। ये देखो यहाँ पे ये यति में भी विभाजित है और चरण में भी विभाजित है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, छंद के प्रणेता पिंगलाचार्य जी हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो भैया 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। ठीक है, तो ये बताइए अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, क्या है? ऋग्वेद में किया गया और सर्वप्रथम किस छंद का प्रयोग किया गया? उस छंद का नाम है अनुष्टुप, अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद नाम है। ठीक है, हाँ, और ऋग्वेद में क्या है? जैसे ऋक धन वेद शब्द से बना, ऋक धन वेद शब्द से बना। ठीक है, चलो आगे। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब यहाँ पे बताओ, जो लोग पढ़े वो बताएंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अलिकल ही शोभादेव, आगे कौन हवाल। यहाँ पे कौन सा भैया देखो, हाँ, कौन सा छंद होगा? दोहा, सोठा, बरवा, छप्पन। देखो दोहा में क्या होगा? 13, 11 और 13, 11। सोठा में 11, 13, 11, 13। बरवे में 12, 12, 7 और 12, 7। छप्पे क्या है? बिछरऊ ना, हाँ, विषम मात्रिक, छ रोला और उलाला। तो रोला धन उलाला के मेल से बने, हाँ, तो 4 चढ़ उसके हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर 13, 11 मिला तो दोहा है, हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नहीं पराग नहीं मधुर मधु। ठीक है, अब 11 पाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ना, हाँ, 9, 10, 11। तो दोहा तो है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक क्या है? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़े। और बिहारी की पंक्ति है, बिहारी सत सही से ली गई। आगे, निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? उदाहरण बताओ। सममात्रिक जिनमें 4 चरण हो और चारों चरण में समान मात्राएं। क्या है? चौपाई है मेरे भाई। क्या है? चौपाई। 4 चरण चौपाई में क्या जानेंगे? 4 चरण, 4 चरण और सब में 16 मात्राएं, 16, 16, 16, 16। ठीक है, ये सभी नहीं हुए। ये दोनों अर्ध सममात्रिक हैं। अर्ध सममात्रिक क्या है? अर्ध सममात्रिक। इनमें क्या होता है? पहला और तीसरा समान होगा और दूसरा और चौथा समान होगा। यहाँ पे 13, 13, यहाँ पे 11, 11 और उसका उल्टा हो जाएगा 11, 11, 13, 13 सोठा में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे
चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? हाँ भैया, सममात्रिक कहेंगे ना। क्या कहेंगे? सममात्रिक कहेंगे। 4 चरण होंगे, चारों में समान मात्राएं होंगी, तो उनको हम सममात्रिक ही कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे? सममात्रिक ही कहेंगे। ठीक है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा होता है। क्या होता है भैया? क्या होता है? दोहे का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? रोला होगा, चौपाई होगा, सोठा होगा या परवय होगा। तो दोहे में 13-11 होता है और सोठा में 11-13 होता है ना। ठीक है। अमल अति उदार, अमल है ना, अकल अतुल अविकार अज अनाद अविगत अलग ना, अमल अति उदार बंदो शिवपद युग कमल, ये होगा। ठीक है। आगे, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो क्या है भाई? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि सत्य इसको संयुक्त अक्षर की वजह से किए, 16 हो गए। ठीक है। चौपाई है। क्या है? चौपाई होगा, चौपाई होगा मेरे भाई, चौपाई। चलो आगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3। मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। जिनमें वर्ण गिने जाए वर्णिक, जिनमें मात्रा गिनी जाए मात्रा, और जिसमें कुछ भी ना गिना जाए उन्हें मुक्तक कहते हैं। निज भाषा उन्नतियां हैं, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिठे नहीं के शूल। अब बताना है, तो इसमें गिन लेते हैं। गिन लेंगे मेरे भाई। तो अगर 13-11 मिलता है, देखो, हाँ, 1 2 3 4 3 4 5 6 ना, 7 8 9 10 11 ना, हाँ, एक ही गिनते 12 13। उसके बाद क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10। देखिएगा 11 13 होगा। यहाँ पे इसको 2 बना लेंगे। ठीक है। संयुक्त अक्षर पहले, तो यहाँ पे दोहा है। क्या भाई? दोहा है। दोहा 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 याद कर लेंगे फिर से। देखिएगा भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 ना, 11 12 13, यहाँ तक 13, ये एक का होगा। ठीक है। और ये 2 होगा। अब यहाँ पे गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोहा है। और ये हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चलो आगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून, तो ये तो भैया दोहा है। क्या है? कैसे? हम गिन लेते हैं। गिनेंगे कैसे? आप लोग भी गिनिए, गिनिए मेरे भाई। हाँ, गिनिए भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। 4 5 6 7 ना, 8 9 10 9, हाँ, 10 11। उबरे उबरे यह रहेगा आपका 2 हो जाएगा। 13 11 13 11। ठीक है। मात्रा को हटा बढ़ा लेंगे। दोहा और ओला से क्या बनता है? मैंने आपको ट्रिक बताया, बिछरऊ। क्या बताया मैंने? बिछरऊ बताया। हाँ, ये यहाँ पे देखिएगा, बिछ ना, बिछ रऊ, बिछरऊ बताया। वि से विषम मात्रिक, विषम। छा से छप्पय, छा से छा चरण, छप्पय। और रा से रोला, रोला। और उ से उलाला। तो हाँ, लेकिन दोहा और रोला से बनता क्या है? विकदर। क्या? विकदर। वि से विषम मात्रिक, का से कुंडलियां, दा से दोहा, रोला। प्रथम 2 चरण रोला के, दोहा के, अंतिम 4 चरण रोला के, कुंडलियां। और जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे समाप्त होता है। जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे समाप्त होता है। और हर गीतिका में क्या होता है? 16 12
टोटल 28 है ना, और सवया में कितना 22 से लेके 26 वर्ण, हाँ बरवय में 12 7 12 7 12 7। चलिए आगे, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 होती है, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इनको क्या कहेंगे? दोहा कहेंगे। 13 11 13 11 13 11 13 11 दोहा कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे? दोहा 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 कहेंगे। चलो आगे चलते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुराइन के। आहा, अब बताओ, अब बताओ मेरे भाई। हाँ, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुराइन के। ये आपका प्रश्न रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। अब बताओ आप, ये नहीं बताऊंगा, ये आपका ही प्रश्न है। ये आप कमेंट में देखिए, देखता हूं मैं तो सारे प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूं, आप बताइए तो जानू। आप भी पढ़िए ना, ढूंढिए ढूंढिए, नहीं आएगा तो बताऊंगा। चलो हाँ, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उदाहरण में क्या है भैया? देखो, जब बढ़ा चढ़ा के बात की जाए तब तो अतिशयोक्ति होता है, जब उपमेय की तुलना समानता उपमान से की जाए तो उपमा होता है, मन मानो जन जानो मनहु जनहु होगा तो उत्प्रेक्षा होगा, उत्प्रेक्षा होगा। रूपक चरण कमल बंदो हरिराई, जब रूप दे दिया जाएगा तब होगा वहां पे। चलो, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। मूंग नहीं भृंग। यहाँ पे एक बदलाव, एक बदलाव यहाँ पे भृंग कर लेंगे भाई, भृंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा? हाँ, रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा, रूपक, रूपक अलंकार। चलिए आगे। फूले कास सकल महिछाई, जनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। यहाँ पे मनु मानव जन जानो मनहु जनहु होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण होगा। किसका? उत्प्रेक्षा का। ठीक भैया, इस ट्रिक से पहचानेंगे। खग कुल कुल, खग कुल कुल सा बोल रहा। अब बताओ यमक है भाई, यमक है। क्या है? यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। पढ़िए। हाँ, अब तो पर बार उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पे देखिएगा, उर्वशी शब्द के कई अर्थ हैं, उर्वशी शब्द के कई अर्थ हैं। उर्वशी ये अप्सरा ना, सुन राधिके सुजान, ठीक है। तू मोहन की उर्वशी यानी कि उर माने हृदय में वसी ना, हवे उर्वशी, हवे उर्वशी समान। यहाँ पे ये होना चाहिए था समान, 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 आप ही मेरी उर्वशी हो। दो अर्थ। यमक शब्द दो बार समान, दोनों बार अर्थ अलग। चलिए, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहता करत प्रकाश। आहा, अब बताओ क्या होगा? जल्दी से बताइए। अनुप्रास होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा, उत्प्रेक्षा होगा कि विरोधाभास होगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या होगा? आहा आहा, मजा आ गया। अब इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ बेहतरीन। चलो इसका भी उत्तर दो। कुछ काम करो आप, कुछ कदम चलो तुम, कुछ कदम चले हम। रघुबर जिस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। हाँ, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे व्यतिरेक होगा मेरे भाई। क्या होगा? व्यतिरेक होगा। हाँ, यहाँ पे व्यतिरेक होगा, व्यतिरेक होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। चलिए आगे आ गया, ये आ गया, यहाँ पे चला गया था आगे। कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है, ठीक भैया। व्यतिरेक, व्यतिरेक। चलिए आगे। हाँ, चिर जो जोर जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिया ब्रजभान वे हलदर के वीर। भैया इसमें होगा श्लेष अलंकार। जब श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, शब्द एक अर्थ अनेक,
चिरजीवो जोर जोरे क्यों न सने गंभीर, को घटिया ब्रिजभानुजा वे हलधर के बीर। ब्रिजभानुजा ना गाय की बैल की अनुजा और राधा से लिया गया है। हलधर माने किसान और बैल, और हलधर माने बलराम। ठीक है, आगे। हाँ, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। भैया व्यतिरेक होगा नहीं, हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार भैया, प्रतीप, प्रतीप अलंकार होगा, प्रतीप। चलो आगे। माधुर्य गुण किस रस में पाया जाता है? मधुरता वाला गुण किस में पाया जाता है मेरे भाई? आप बताना। श्रृंगार रस में पाया जाता है। किसमें? श्रृंगार में, श्रृंगार में पाया जाता है। आगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, ना दूजा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे पंक्तियां कौन कह सकता है? मीराबाई, जो श्री कृष्ण को पति के रूप में पूजती थी। क्या है? श्रृंगार रस। और क्या है? संयोग है। चलो आगे। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? भैया कवि बिहारी, बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा, बिहारी सतसई लिखा, श्रृंगार रस के कवि हैं। किसके हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं। और करुण का अस्थाई भाव शोक है, और इसका क्या है? उत्साह है, और इसका क्या है? रति है। इसका क्या है? अनुराग, भक्ति विषयक, भक्ति विषयक अनुराग, भक्ति विषयक अनुराग है। चलिए बताइएगा जल्दी। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस। भैया क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार रस को माना है। रसराज मतिराम कहा। किसने कहा? मतिराम ने कहा है, मतिराम ने कहा है श्रृंगार रस, मतिराम ने। चलिए। शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? भैया यहाँ पे शिशु की बात की गई है, और ये क्या होगा? हाँ क्या होगा? वात्सल, वात्सल सम्राट सूर्यदास को कहते हैं। चलिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा है भैया? ये यहाँ पे रौद्र रस है। क्या है? रौद्र रस होगा। क्या होगा भाई? रौद्र रस होगा। चलिए। ऊधवमय ब्रज विसरत नाही। इन पंक्ति में क्या होगा? या तो गोपिकाएं कहेंगी या तो राधा कहेंगी, तो कौन होगा भाई? श्रृंगार रस होगा। क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। चलिए। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? जैसे रस हो गया तो ये जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होंगी उन्हीं को अनुभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुभाव। रस के चार अंग, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। चलो हाँ, ये बहुत बढ़िया भैया। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। क्या यहाँ पे विस्मय होगा? ना ना ना। रति होगा, शोक होगा भाई, शोक होगा, शोक। ये करुण रस है, करुण। सुभद्रा पूछ रही अर्जुन से। ठीक है। चलो आगे। बेवतू कैसा अनुभव है? अरे वही चेहरे का रंगवा उतर जाना, सात्विक है। और सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8 होते हैं। चलिए आगे। अब भैया यहाँ पे बताइए, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? तो श्रृंगार तो होगा नहीं, है ना। वात्सल नहीं होगा, अद्भुत शांत रस भी नहीं होगा, आश्चर्य का भाव होगा, विस्मय का भाव होगा। विस्मय, विस्मय बढ़ा चढ़ा के वर्णन, विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्य का भाव होगा, आश्चर्य का भाव होगा। बिल्कुल। विभावा नुभाव व्यवचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया किसने? भारत मुनि ने। इन्होंने अस्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना। और ये क्या है? रस के प्रणेता, रस के प्रणेता हैं मानने वाले। ठीक है। चलो, अभिनव गुप्त ने अस्थायी भाव बताया था। चलिए हाँ भैया, आ गए साहित्य पे। पामचर्यु क्या है? ये किसकी रचना है? स्वयंभू की है। किसकी? इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास दोनों कहा जाता है।
अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास दोनों कहा जाता है। पौंचरी एक राम काव्य है। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली लिखा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे। अब्दुल रहमान संदेश रासक लिख रहे हैं। चलो, गोरखबानी के संपादक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि लिखे हैं। श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज लिखे हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल इन्होंने गोरखबानी का संपादन इन्होंने किया था। इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हाँ, किसने? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। चलो आगे, इनमें से कौन सा कवि रीतमुक्त कवि नहीं है? भैया रीतमुक्त कवि ना घनानंद आलम बोधा तो थे ही, ठाकुर थे, यही नहीं है, भूषण नहीं है। ठीक है, ये रीतिबद्ध हैं। कौन है? ये रीतिबद्ध हैं, रीतिबद्ध भूषण मतीराम है ना। चलो आगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? भैया ये तो है मीराबाई। किसकी? मीराबाई भारत की हिंदी की प्रथम कवित्री। चलो आगे, बिहारी किस धारा के कवि हैं? भैया रीत सिद्ध, रीतबद्ध या रीतमुक्त? भाई रीत सिद्ध हैं। कौन है? ये रीति सिद्ध हैं, रीति सिद्ध। ठीक है, चलो। हाँ, काशी में हम प्रगट भय रामानंद चिताए, तो यहाँ पे हाँ कबीर, तुलसी, सूर, रायदास, इन्होंने कबीर ने कहा। किसने? कबीरदास ने कहा। चलो हाँ आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? तो मैं बताऊं भैया कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ सन 1565 में 4 अपने पिता के शिष्य, 4 अपने शिष्य को मिला के अष्टछाप की स्थापना की थी। सूरदास, कुंभदास, नंददास तो थे ही, सुंदरदास नहीं है। और ये क्या है? ये निर्गुण शाखा के हैं, सगुण के नहीं है, निर्गुण। और ये दादू दयाल के शिष्य है। किसके? दादू दयाल के। सबसे शिक्षित संत, महिलाओं के घोर विरोधी, श्रृंगार रस के विरोधी, कवित्व का प्रयोग करने वाले। चलिए आगे, कामायनी के रचयिता 15 सर्ग। कामायनी में कितने? 15 सर्ग भैया। हाँ, कामायनी में 15 सर्ग हैं, है ना। और जैसे कि पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, सुरकांड, अनामिका वगैरह है। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, महादेवी वर्मा, नीरजा निहार यामा, अतीत के चलचित्र, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा। आगे, अनामिका किसकी है? ये भैया निराला की रचना है। किसकी है? निराला की रचना है। इनकी लोकायतन है जयशंकर प्रसाद, है ना। लहर, आंसू, झरना, महादेवी वर्मा, यामा को मिला, है ना। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी रचनाएं हैं। गिल्लू। आगे, संदेश रासक किसने लिखा भाई? अब्दुल रहमान ने लिखा। किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने लिखा। अब्दुल रहमान ने। अपभ्रंश साहित्य की रचना। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहते हैं। तूतिए हिंद कहते हैं। तबला वादक है। 7 तबला के आविष्कारक है। 7 सुल्तानों का शासन देखे थे। बने रहिए लास्ट तक आप लोग। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? ये एक परंपरा थी और इसको करने वाले कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास वात्सल सम्राट, विद्यापति, मैथिल कोकिल, है ना, अभिनव जयदेव। चलो आगे है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। भारत दुर्दशा, हरिश्चंद्र मैगजीन और केशवदास। रामचंद्रिका, छंदों का अजायब घर। रामचंद्रिका, छंदों का अजायब घर, एक रात में लिखी गई रचना। अलंकारवादी कवि और कठिन काव्य का प्रेत, केशवदास। चलो, इनमें से शुद्ध वर्तनी, हाँ यह है लास्ट में, ठीक है, यह है सृष्टा, माने कि सृष्टि का पालन करता, बनाने वाला सृष्टा, ठीक है, बनाने वाला। आगे, शुद्ध वर्तनी क्या है? अभ्यस्त, सी वाला। कौन सा सही होगा? बताओ भाई, क्या होगा? अभ्यस्त, सी वाला इज द राइट। आगे, हाँ, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? भैया पुरुषार्थ जो होता है ना,
पौरुष, क्या सही होगा? पौरुष सही होगा मेरे भाई, पौरुष सही होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का सहयोग अंत तक बना रहा, इसके लिए ढेर सारा आभार आप लोगों का। और फिर हम मिलेंगे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगले मंगलवार को, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए हितकारी ही होगा और आपके उज्जवल भविष्य में सहायक होगा। आप वीडियो देखने के बाद अपने पढ़ने वाले प्रतियोगी साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जैसे वो इसको पढ़ सके और इनके फायदे की चीज़ें हो सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।